हिंदी की शिक्षण विधियां, और इसमें क्या पॉइंट डालोगे? हिंदी की विधाएं। ठीक है, हिंदी की विधाएं कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो वो देखो, नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 गद्य, नंबर 2 लिखो पद्य, नंबर 3 लिखिए नाटक, नंबर 4 लिखो कहानी, कहानी, नंबर 5 है रचना, और नंबर 6 क्या है? व्याकरण। हम लोग सबसे पहले तो ये हिंदी की विधाएं, हाँ, अपने को इसका ज्ञान होना चाहिए। पहला बताओ कौन सा है? गद्य, पद्य, फिर नाटक, फिर कहानी, रचना, और क्या है? व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को इनका उद्देश्य आना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या क्या होता है। गद्य का उद्देश्य क्या होता है? गद्य का उद्देश्य, और एक ऐसा प्रश्न देखो, आपको मैं बता दूं, पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर उठाकर देख लो, केवल इन्हीं विधियों के अंदर से, ये जो विधाएं हैं इनकी विधियों के अंदर से ही पूछा गया है क्वेश्चन भी। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो गद्य का उद्देश्य क्या होता है, इनकी शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है, वो चीज देखनी होगी। गद्य का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखना, भाषा का ज्ञान कराना। भाषा का क्या कराना? ज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें पढ़ाने का मौका मिले है, और क्या जॉब लग जाओगे तो पढ़ाओगे, तो सबसे पहले ये बताओ, गद्य भाग पढ़ाओगे पद्य भाग? गद्य। क्यों? नहीं, ये सरल लगता है तुम्हें, है? लेकिन एक बात बता दूं, ऐसे ही बिना पढ़े ऐसे मुंह उठा के मत चले जाना कि लो पढ़ा देंगे, ये तो गद्य पढ़ के तो सुनाना है। उसको पूरे पाठ को पढ़कर, उसके अंदर कठिन शब्द आते हैं, उनका अर्थ देखना एक एक। अब जब एक बात बताओ, आप मान लो 5 क्लासों में पढ़ा रहे हो, 5 कक्षाओं में पढ़ा रहे हो, तो सभी के अंदर गद्य के 10-10 तो पाठ होंगे, 10-10 पाठ होंगे, तो 5 क्लासों में 50 पाठ हो गए। अब उनके शब्दों का अर्थ देखोगे तो देखो तुम्हारा शब्दार्थ क्या हो जाएगा? अच्छा। क्या हो जाएगा? अच्छा। तो देखो, एक तो इसका होता है भाषा का ज्ञान कराना, और दूसरा शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, एक तो भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना, और एक क्या? शब्द भंडार में वृद्धि करना। दो इसके मुख्य उद्देश्य, दोनों नहीं आएंगे, इसमें से एक आएगा। अच्छा, यदि मैं ये जो भाषा का ज्ञान कराना है ना, अगर मैंने इसमें ये लिख दिया भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना, क्या लिख दिया? भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना, ये मुख्य उद्देश्य किसका हो गया? अगर आपको ये केवल केवल इसमें से देखो, इसमें तो है भाषा का ज्ञान कराना, और इसमें मैंने लिख दिया भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना, तो इसमें एक शब्द डाला है, वो कौन सा डाला है? शुद्ध। शुद्ध शब्द डालते ही ये पता है किसका हो गया? व्याकरण का। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना। भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना। एक और बता दे तो यही साथ साथ में, व्याकरण पढ़ेंगे तो हम लोग बताओ उसमें क्या सीखेंगे? नियम। क्या सीखेंगे? नियम। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है नियमों का ज्ञान कराना, का ज्ञान कराना। एक ये होता है, एक तो भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना, और एक क्या? नियमों का ज्ञान कराना। ठीक है, तो यहां पर ये दो के तो मुख्य उद्देश्य हो गए। अब आता है पद्य। पद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया था कि जब भी सर है ना अपने को वो पढ़ाते थे, हाँ भाई, चांदनी क्या बोल रही है?
अटक गया। नींद नहीं खुलती है ना? खुल गई थी। ये क्लास कैसे अटक गई भाई? हम्म। चल गया। हम्म। ये लो। अब देखो सुनो, जब अपने को पद्य भाग पढ़ाया जाता था ना, तब अपने को गुरुजी ये बोलते थे, इस कविता का भाव यह है कि, इसका आशय यह है कि, ये चीज बोलते थे। ठीक है? तो इसका मतलब है पद्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है भावानुभूति। क्या होता है? भावानुभूति। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो इसका होगा सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं हो तो इसका होगा रसानुभूति। रसानुभूति होती है, उससे सौंदर्यानुभूति होती है। देखो, दो दो पक्ष चलते हैं पद्य के, एक तो कला पक्ष और एक क्या, भाव पक्ष। कला पक्ष के अंदर सौंदर्यानुभूति होती है, ठीक है, और भाव पक्ष के अंदर क्या होते हैं, रसानुभूति और क्या, भावानुभूति। अब ये देखिए नाटक, मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से नाटक किस किसने खेला है? अरे विद्यालय के अंदर 26 जनवरी या 15 अगस्त के अंदर नाटक किस किसने खेला है? अच्छा, दो ने। किसका किसका रोल निभाया? मैं तो जानबूझ के नहीं खेलता था, मैं भाग नहीं लेता था, क्योंकि वो रोल देते तो किसका देते, किसी बुढ़िया का या किसी ऐसे देते, तो बाद में बच्चे नाम निकाल देते थे, वही चिढ़ाते थे, तो क्या ही मतलब। लेकिन ये नाटक तो वही खेल सकता है जिसमें अभिनय की क्षमता होगी, एक्टिंग आती होगी, है? तो इसके मुख्य उद्देश्य होता है अभिनय। क्या होता है? अभिनय। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभिनय होता है। अच्छा, कहानी, जब क्लास में जाओ ना, तो सबसे पहले अगर छोटे बच्चों की बात है तो सबसे पहले बच्चों को कहानी सुनाना। कहानी सुनाकर बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे कहानी को, और फिर एक एक से पूछना कहानी को, सुनना, ठीक है? तो सुनाएगा जब बच्चा, अपने मौखिक रूप से जब बोल लेगा, तो याद रखना
उसकी कौन सी अभिव्यक्ति सही होगी? मौखिक। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति। क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति। और रचना में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति। अब बताओ गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या बताओगे? भाषा का ज्ञान कराना या शब्द भंडार में वृद्धि करना। पद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावानुभूति या सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभिनय। रचना का मुख्य उद्देश्य क्या हो कहानी का क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति। और रचना का क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का शुद्ध ज्ञान कराना या क्या कराना? नियमों का ज्ञान कराना। ठीक है। अब अपने सामने ये देखो, एक तो है गद्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण है? गद्य। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कौन सा है? पद्य शिक्षण। इनमें अंतर तो अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने सबसे ज्यादा तो देखा ना बच्चों को कि कोई भी शिक्षण विधि का जब नाम आ जाता है तो आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि शिक्षण विधि किसकी है। मतलब गद्य की है, पद्य की है, कहानी की है, रचना की है, यही नहीं पता रहता कि ये है किसकी। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखो, पॉइंट डालो, गद्य शिक्षण। इनकी एक एक शिक्षण विधि के बारे में पहले तो लिखेंगे, बाद में समझेंगे। पहला पॉइंट कौन सा डालोगे? गद्य शिक्षण। इसकी पहले शिक्षण विधि लिखो, अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि, इसका एक और नाम है, वो बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है। नंबर 2 अर्थबोध विधि के बाद में उद्बोधन विधि। राजकुमार पेपर लाई है ना? भूल गई वो? क्योंकि उसके अंदर पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे और केवल पहले तो सुनो, अपने सेकंड ग्रेड के अंदर पूरी शिक्षण विधियां दे रखी थी, जिसके अंदर इकाई विधि है, हर्बर्टीय विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सारी की सारी विधियां आती थी। ठीक है। लेकिन अब केवल अपनी हिंदी की शिक्षण विधि डाल दी है। पिछली बार भी देख लो, सारे के सारे प्रश्न यहीं से आए थे। तो अर्थबोध विधि है, एक उद्बोधन विधि है, नंबर तीसरी है इसमें प्रवचन विधि। कौन सी विधि है? प्रवचन। और एक नंबर 4 पर है इसकी आदर्श विधि। ये 4 विधियां चलती है गद्य शिक्षण की। पहले बताओ कौन सी है? तो क्या बताओगे? अर्थबोध विधि। दूसरी कौन सी है? उद्बोधन। तीसरी कौन सी है? प्रवचन। और चौथी कौन सी है? आदर्श विधि। चौथी कौन सी है? आदर्श विधि। ठीक है। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें, एक तो ये 4 इसकी विधियां याद कर लो, किसकी हैं ये? गद्य शिक्षण की। ये कैसे चलेंगी इसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अपने को ये पता हो जाए कि गद्य की कौन सी है, पद्य की कौन सी है। अच्छा, पद्य की शिक्षण विधि लिखो, पद्य शिक्षण पॉइंट डालो। इसमें नंबर 1 लिखिए गीत विधि। गीत विधि। नंबर 2 गीताभिनय विधि। नंबर 3 अर्थबोध विधि। अब 1 मिनट इधर ध्यान दो। अर्थबोध विधि तो यहां पर भी है, अर्थबोध विधि यहां पर भी है, दोनों में है। इसमें अलग तरीके से चलेगी और इसमें अलग तरीके से चलेगी, दोनों में अलग अलग तरीके से चलेंगी। ठीक है। तो ये हम जब इनको विस्तार से जब पढ़ेंगे तब पता करेंगे ये क्या होती है, ये क्या होती है। अच्छा, इसमें नंबर 4 लिखिए खंडान्वय विधि। अगर संस्कृत होती ना, अब अगर कोई रीट की पात्रता वात्रता देगा तो हिंदी वालों को भी जब संस्कृत पढ़नी पड़ती है तो उसमें एक और विधि चलती है संस्कृत में, तो दंडान्वय।
लेकिन यहां नहीं चलती, वो केवल संस्कृत में चलती है। इसका एक और नाम है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, खंडान्वय विधि। और एक है 5 नंबर पर इसकी व्याख्या विधि। इसके भी 3 रूप चलते हैं, वो बाद में बताऊंगा। एक तो व्यास, एक समीक्षा, और एक क्या, एक तुलना और एक क्या, समीक्षा। इसके 3 रूप चलते हैं। चलिए, हमने 2 का तो लिख लिया है, एक गद्य शिक्षण और एक क्या, पद्य शिक्षण। तो सबसे पहले बताओ गद्य शिक्षण की विधि कौन कौन सी होती है? अर्थबोध, उद्बोधन, प्रवचन, आदर्श। और पद्य शिक्षण की कौन कौन सी है? गद्य विधि, गीताभिनय, अर्थबोध, खंडान्वय और क्या, व्याख्या। अगला लिखो नंबर 3 पर नाट्य शिक्षण। देखो यहां पर हमने व्याख्या विधि पर समाप्त किया है, तो इसकी शुरुआत भी ऐसे ही करना। इसकी एक विधि होगी व्याख्या विधि, व्याख्या विधि। दूसरी है इसकी आदर्श नाट्य विधि, नाट्य विधि। तीसरी है इसमें अभिनय विधि। कौन सी? अभिनय विधि। और ये जो अभिनय विधि है ना, इसके दो पार्ट है, 2 प्रकार की है ये। तो यहां लिख देता हूं। नंबर 1 तो है इसकी कक्षाभिनय विधि, कक्षाभिनय विधि। और एक है इसकी रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच अभिनय विधि, ये 2 हैं इसकी। एक तो रंगमंच अभिनय विधि, एक कक्षाभिनय विधि होती है, एक क्या होती है, रंगमंच अभिनय। और नंबर 4 पर लिखो संयुक्त विधि। कौन सी विधि है? संयुक्त विधि। लिख लो ये। अरे यूट्यूब वालों, तुम लोग भी लिख लो भाई, है ना। 2nd ग्रेड के अंदर जो यही विधियां आती हैं, पहले आती थी वो इकाई विधि वगैरह, तो उसको हटा दिया गया है। नाट्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां? देखो ये तो नाट्य शिक्षण की विधियां होगी, ये पद्य शिक्षण की विधि हो गई है, ये किसकी हो गई है? गद्य शिक्षण की। अच्छा, अपने को एक एक चीज याद होनी चाहिए, कौन सी विधि किसकी है, तब जाकर समझ में आएगा कि गद्य में कौन सी चलेगी, पद्य में कौन सी चलती है, नाट्य में कौन सी चलती है। चलो, लिख लिया ना इतना? मेरे साथ साथ लिख लिया करो। 3 नंबर पर लिखिए, 4 नंबर गलती हो गई, माफ कर दो। नंबरिंग ये परीक्षा में आएगा कि 3 नंबर तक 4 नंबर। कोई बात नहीं। कहानी शिक्षण विधि, कहानी शिक्षण है ये। इसमें पहली विधि लिखो चित्र प्रदर्शन विधि, चित्र प्रदर्शन विधि। दूसरी विधि है अधूरी कहानी पूर्ति विधि, अधूरी कहानी पूर्ति विधि। तुम्हारी भी किसी की अधूरी कहानी रह चुकी क्या? लेकिन अब तो सारी पूर्ति हो गई। किसी की अधूरी हो या कुछ भी हो, है? अधूरी कहानी पूर्ति विधि। नंबर 3 है इसमें वाचन, लिख लो वाचन प्रणाली। और एक मौखिक कथन प्रणाली। ये 4 चलते हैं इसके अंदर। एक तो चित्र प्रदर्शन विधि, अधूरी कहानी पूर्ति विधि,
पहले बताओ कौन सी विधि है इसमें? चित्र प्रदर्शन, फिर क्या है? अधूरी कहानी पूर्ति विधि, फिर वाचन प्रणाली, फिर मौखिक कथन प्रणाली। और इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो एक है रचना शिक्षण, सबसे ज्यादा विधियां इसी में, और ये नंबर 5 पर है। इसमें पहली विधि लिखो, नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि, और नंबर 2 लिखिए चित्र वर्णन विधि, चित्र वर्णन विधि। इसका एक और नाम है देखो और कहो विधि। नंबर 3 लिखिए अनुकरण विधि। नंबर 4 है प्रबोधन विधि। नंबर 5 है मंत्रणा विधि, अध्ययन प्रणाली भी बोलते हैं इसको। अध्ययन प्रणाली। नंबर 6 है प्रवचन विधि, कथन प्रणाली बोलते हैं इसको। नंबर 7 है इसमें रूपरेखा विधि। नंबर 8 है इसमें तर्क वितर्क विधि। नौ है वाद विवाद विधि। 10 है इसमें समवाय विधि, और एक याद रखना समवाय व्याकरण शिक्षण की भी है, लेकिन यहां पर भी चलती है। इसमें ज्यादा है लेकिन छोटी छोटी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तर्क वितर्क ले लो, वाद विवाद विधि है, ये एक ही है, लगभग एक ही है। ये तर्क वितर्क वाद विवाद एक ही है, लेकिन परीक्षा के अंदर हाँ या करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। ये रचना शिक्षण की विधियां हैं। पहली बताओ कौन सी है, तो क्या बताओगे? प्रश्नोत्तर विधि, फिर चित्र वर्णन विधि है, इसको देखो कहो विधि बोलते हैं। अनुकरण विधि है, प्रबोधन विधि है, मंत्रणा विधि है, प्रवचन है, रूपरेखा है, तर्क वितर्क। इसी का एक और नाम हो जाता है वाद विवाद। एक जैसी है, दोनों की दोनों एक ही है। और एक क्या है? समवाय विधि। अब लिखो लास्ट में कितने नंबर? 6। हाँ, ये तुम तो वही कहोगे कि सर नंबरिंग सही होनी चाहिए। व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां आती हैं? तो पहली विधि लिखो इसमें आगमन विधि। इसका एक और नाम है सामान्यानुमान विधि, सामान्यानुमान विधि। एक है इसकी अनुगमन विधि।
यही इसी का नाम है, या इसको बोलते प्रयोग विधि। इसके दो रूप होते हैं, प्रयोग और संयोग। एक है निगमन विधि, इसको प्राचीन विधि भी बोलते हैं, परंपरागत विधि भी बोलते हैं इसको। इसको सूत्र विधि भी बोलते हैं। तीसरी है इसमें भाषा संसर्ग विधि। इसका एक और नाम है अव्याकृत विधि। और नंबर 4 है समवाय विधि। इसका एक और नाम है सहयोग प्रणाली। लिख लिएगा। अब आपको ये लिखने के बाद में अब लिखना नहीं है, बस एक तो सुनो, ये याद रखना है कि कौन सी विधि किसकी विधि है। देखो, एक तो ये विधियां पढ़नी अपने को, फिर कौशल पढ़ने हैं। मापन मूल्यांकन कर लिया या पढ़ाना पड़ेगा? अरे साइकोलॉजी में कर लिया होगा है? नहीं किया? मेरे को मतलब ये 2-3 घंटे मेरे से पढ़ोगे? साइकोलॉजी में पढ़ लेना। मैं साइकोलॉजी में मेरे नाम ले रहा क्यों? अच्छा सर पढ़ा देगा अपने आप। तो यार क्यों सिलेबस को ज्यादा खिंचवा रहे हो मेरे से? चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, टाइम हुआ तो मापन मूल्यांकन भी पढ़ा देंगे। है? एक सहायक सामग्री भी है, उपचारात्मक और क्या निदानात्मक, ये भी है, तब जाकर समाप्त होगा। चलो हमने इतना लिख लिया है तो देख लो एक बार वापस से। ये बताओ गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? अर्थबोध, उद्बोधन, प्रवचन, आदर्श। पद्य शिक्षण की कौन सी है? गद्य, गीत विधि, गीताभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंडान्वय विधि, व्याख्या विधि। और नाट्य शिक्षण की कौन कौन सी है? व्याख्या विधि, आदर्श नाट्य विधि, अभिनय विधि और क्या संयुक्त विधि। इसके दो रूप है भाई अभिनय विधि के, कक्षा अभिनय विधि और क्या रंगमंच अभिनय विधि। और यदि बात करें कहानी शिक्षण के कौन कौन से हैं? चित्र प्रदर्शन विधि, अधूरी कहानी पूर्ति विधि, वाचन प्रणाली, मौखिक कथन प्रणाली। रचना शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि है, चित्र वर्णन विधि है, अनुकरण विधि है, प्रबोधन विधि है, मंत्रणा या इसको बोलते अध्ययन प्रणाली, प्रवचन विधि है, रूपरेखा विधि है, इसको सूत्र विधि भी बोलते हैं भाई इसको, रूपरेखा को, तर्क वितर्क है, इसी का एक नाम वाद विवाद भी हो जाता है समवाय विधि। यहां पर व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि है, निगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है और समवाय विधि है। अब सुनो रुको, अब
अपना पहला चलेगा गद्य शिक्षण। इसके उद्देश्य वगैरह, इसकी परिभाषा वगैरह ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, गद्य के बारे में। लेकिन उससे पहले अपने को ये विधियां आनी चाहिए। पहली विधि बताओ कौन सी है इसकी, तो आपको पता है अर्थबोध विधि। कौन सी विधि है? अर्थबोध। इसका एक और नाम है शुष्क विधि। इसका एक और कौन सा नाम है बताओ? शुष्क विधि। याद रख लोगे? अर्थबोध विधि का दूसरा नाम बताओ क्या है? शुष्क विधि। अच्छा, इसमें करता क्या है शिक्षक? पुस्तक पढ़ाने के साथ साथ, मतलब पाठ पढ़ाने के साथ साथ कठिन शब्दों का क्या बताएगा? अर्थ। क्यों? छोटी सी है ये, मैंने बताया पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ बताएगा, के अर्थ बताएगा। बताना लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें शिक्षक पढ़ाने के साथ, पाठ पढ़ाने के साथ साथ कठिन शब्दों के क्या बताता है? अर्थ। कौन सी विधि होगी बताओ? अर्थबोध। अर्थ का ज्ञान कराएगा, अर्थ का बोध करवाएगा। चलो छोटी सी है ये, लेकिन नंबर 2 है उद्बोधन विधि। कौन सी विधि? उद्बोधन। ये चलती है ठीक ठाक। उद्बोधन विधि का एक और नाम है वाचन विधि या वाचन प्रणाली। अच्छा, मुझे ये बताओ विधि और प्रविधि में अंतर क्या है? विधि और प्रविधि में अंतर। है? लीलाधर, विधि और प्रविधि समता। मित्र वैसे क्यों देख रहे हो? प्रश्न तो किया है मैंने, है? अरे यार, विधि और प्रविधि में अंतर नहीं पता तुम लोगों को? देखो सुनो, शिक्षक जिस विधि से पढ़ा रहा है, देखो एक तो विधि होगी, मान लो जैसे उद्बोधन विधि से पढ़ा रहा है, उसके बीच बीच में जो छोटी छोटी विधियों का प्रयोग करता है, छोटी छोटी विधियों का प्रयोग करता है, वो छोटी छोटी विधियां क्या कहलाती है? प्रविधि। समझ गए? जैसे मैं पढ़ा रहा था, जिस भी विधि से पढ़ा रहा था, बीच में तुमसे प्रश्न कर लिया है, कोई कहानी सुना दी या कुछ बातें कर ली किसी को देखकर कि भाई वहां पर ये घटना घटी थी, तो ये जो छोटी छोटी जो बातें बताता है वो क्या कहलाता है? प्रविधि कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये इस विधि को याद करने के लिए याद रखना, एक शब्द को याद रख लेना, ये इसका है नहीं, लेकिन मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं, आदर्श वाचन। क्या याद कर लेना? आदर्श वाचन। यदि आपको आदर्श वाचन याद है तो आपको उद्बोधन विधि आ जाएगी। अब बताओ मेरे को, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? मतलब इस विधि के अंदर मैं लिखूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस विधि को याद रखना है तो किससे याद रखोगे? आदर्श वाचन से याद रखोगे। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? है? अरे यार, कम से कम तुम एक बात बताओ, तुम पाठ पढ़ोगे, बताओ शुद्ध उच्चारण करोगे कि नहीं करोगे? है? विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करोगे? है? उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करोगे? तो देखो, वही आदर्श वाचन होता है। तो ये उद्बोधन विधि की परिभाषा क्या है? इसमें शिक्षक, इसमें शिक्षक उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करते हुए शुद्ध उच्चारण सहित, शुद्ध उच्चारण सहित सहित विराम चिन्ह
विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए वाचन करता है, वाचन करता है तथा अंत में स्पष्टीकरण विधि द्वारा स्पष्टीकरण विधि द्वारा काठिन्य निवारण करता है। अच्छा, इसमें एक विधि और आ गई, कौन सी? स्पष्टीकरण। उद्बोधन में छिप रही है एक स्पष्टीकरण विधि। तो एक बात बताओ, ऐसे आप लोग जब क्लास के अंदर जाओगे, जब पढ़ाओगे तो हिंदी में, तो उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? शुद्ध उच्चारण करना है, और विराम चिन्ह आदि का क्या करोगे? प्रयोग करते हुए आप वाचन करोगे, यही अपना आदर्श वाचन होता है। और अंत में बताओ, स्पष्टीकरण विधि द्वारा क्या करोगे? उसका काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण का मतलब क्या? कठिन शब्दों का अर्थ बताना है। लेकिन ये भी अलग अलग तरीके से होता है। पहले तो अब देखना, तुम लोग कितना शुद्ध उच्चारण करते हो, मेरे को ये बताओ रे, ये क्या है? ठीक नहीं लिखा ना? ये लिख दिया मैंने, उच्चारण करके बताओ मेरे को। हैं? बोला नहीं जा रहा? लो जी, कौन सा शुद्ध उच्चारण करोगे तुम? तो इसको बोल ही नहीं पा रहे हो। अजझरस्व क्या है ये? अजझरस्व क्या है ये? अजझरस्व। अच्छा, अब सुनो, एक रीट का प्रश्न सुन लो। रीट में एक आया था, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। उपभेद नहीं है। लिखवा तो दूंगा मैं, लेकिन तुम लोग लिख रहे हो। अरे लिखना नहीं है अभी तो। इसके यार के गद्य के मैं बताऊंगा। गद्य शब्द गद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, गद्य में कौन कौन सी विधाएं आती हैं, वो सब चीजें लिखवाते हुए चलेंगे हैं। लेकिन केवल अपने को, तो अभी मैं कह रहा हूं कि लिखना नहीं है, केवल अपने को ये विधियां चलती कैसे हैं, ठीक है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, वो देखना है। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। ए, प्रत्यक्ष पदार्थ। बी, कहानी। सी, अभिनय। डी, अनुवाद। हाँ भाई, अरे ऑनलाइन वालों, तुम भी उत्तर दो रहे इसका। पहले उत्तर दे दो, मैं आपका कमेंट्स पढ़ लूंगा। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, रीट में आया था। अच्छा, ए उत्तर किसका तुम में से? बी, सी, सी 2, डी। समता पता तेरे को भी नहीं था पहले, हैं? ऑनलाइन वालों ने क्या उत्तर दिया है इसका? ऑनलाइन वालों ने भी, चांदनी ने उत्तर दिया इसका, सी उत्तर दिया है, हैं? तुम्हारे साथ ही है ये भी। चलो, अब इसको
पहले उत्तर बता दूं या फिर बाद में? बाद में, पहले समझा दूं, सस्पेंस रहने दूं है। शाबाश। अब सुनो, सबसे पहले तो अपने पास यहां पर है ये दो विधियां आ गई, एक तो उद्बोधन और एक कौन सी, स्पष्टीकरण। ठीक है, तो मैं यदि इस प्रश्न का उत्तर तो बाद में देंगे, सबसे पहले अपने को सीखना है उद्बोधन विधि है, इसके उपभेद। उद्बोधन विधि के उपभेद। ठीक है, नंबर एक मैं शुरुआत कर रहा हूं, प्रत्यक्ष पदार्थ, प्रत्यक्ष पदार्थ। दूसरा है इसमें प्रतिकृति, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ, मॉडल। देखो इसके सामने सबके सामने द्वारा लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, द्वारा। नंबर 3 है इसमें चित्र द्वारा। नंबर 4 है मानचित्र द्वारा। सीटेट में आया था क्वेश्चन, बड़ा भयंकर क्वेश्चन बनाया था, देखते रह गए थे, जो बाजार में जो बुक आ रही है ना, इनमें देखते रह गए थे लोग कि ये आया कहां से है, बहुत कठिनता से। उसमें तो इतना पूछ लिया कौन सा तो स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है, कौन सा उद्बोधन के अंतर्गत आता है, और पॉइंट बना दिए उसके 4-4। प्रश्न को पढ़ने में पसीने आ गए। और 5 नंबर लीजिए कहानी द्वारा। 6 नंबर है यहां पर अभिनय द्वारा। 7 नंबर है इसमें संकेत द्वारा। 8 नंबर है इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या है? अच्छा, रेखा चित्र हमने नहीं लिखा क्या? मैं यही लिखूंगा, ये तो क्रम बदल गया। चित्र के बाद में लिखूंगा यहां रेखा चित्र, वो आ जाएगा, ये इसी में आ जाता। और 5 नंबर पर है मानचित्र द्वारा, मानचित्र द्वारा। ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 है, ये क्या है, 9। ये देखो ये उपभेद आ चुके हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, अब देखो उद्बोधन विधि में बच्चों को समझाएंगे अपन, तो कैसे समझा सकते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ है, काठिन्य जो निवारण करोगे तो किस तरीके से। कोई ऐसा शब्द आया जिसकी कोई वस्तु है वो हमारे सामने, और बच्चा उस वस्तु को जानता नहीं है, उस वस्तु को जानता नहीं है, तो कहता है कि अगर वो वस्तु है अपने साथ पास और वो बच्चा जानता नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से वो वस्तु उसके सामने पेश कर दो, तो बताओ किसके द्वारा काठिन्य निवारण करोगे, प्रत्यक्ष पदार्थ द्वारा। अगर वस्तु नहीं है तो उसका क्या ले आओ, मॉडल। मॉडल भी नहीं है तो उसका क्या क्या ले आओ, चित्र। अब चित्र भी नहीं है तो उसका बोर्ड पर क्या बना दो, चित्र बना दो। ठीक है। अच्छा मान लो कोई नदी निकल रही है कहीं से, तो बच्चे को बता दिया कि यहां से निकलती है, अब बच्चा कहे कहां से, पता ही नहीं है, तो मानचित्र के द्वारा समझाओ। किसके द्वारा, मानचित्र। या कुछ बातें किसके द्वारा समझाई जाती है, कहानी के द्वारा। कुछ बातें किसके द्वारा, अभिनय। और कुछ बातें किसके द्वारा, संकेत के द्वारा है। ठीक है, और कुछ बातें किसके द्वारा है, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। किसके द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। और यहां पर इधर स्पष्टीकरण विधि की उपभेद लिख रहा हूं। स्पष्टीकरण विधि नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति के आधार पर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले इसमें याद रखना, पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने, वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद में क्या, संधि, संधि या संधि विच्छेद द्वारा, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर क्या है, समास, संज्ञा पद,
और संज्ञा पद और कारक पद। कारक पद इनके द्वारा। इसमें पहला है व्युत्पत्ति के द्वारा, तो इसमें बताओ कौन कौन से शब्द आए हैं इसमें? संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संज्ञा पद और क्या है? कारक पद। ठीक है। और इसके अंदर देखो, पहला व्युत्पत्ति के आधार पर तो ये आ गया, दूसरा तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर। इसमें देखो कौन कौन से आएंगे? एक तो समानार्थी शब्द आएंगे। कौन से शब्द है? समानार्थी शब्द, समानार्थ देने वाले, पर्यायवाची बोल सकते हो। एक है क्या होता है इसमें? विलोम। इसमें दो हैं। और एक तीन है इसमें वाक्य प्रयोग। तीन कौन सा है इसका? वाक्य प्रयोग। अच्छा, वाक्य प्रयोग का देखो क्या क्या लिखेंगे? कठिन वाक्यों का, वाक्यों का सरल वाक्यों में, वाक्यों में प्रयोग करके बच्चे को समझा सकते हैं। कोई कठिन वाक्य है, उसका सरल वाक्यों में प्रयोग करके क्या कर सकते हो? उसको समझा सकते हो। और नंबर 4 आते इसमें अंतः कथा, अंतः कथा या प्रसंग। एक एक चीज याद होनी चाहिए। वापिस से चलते हैं एक बार। अब बताओ मेरे को, उद्बोधन विधि का दूसरा नाम क्या है? अरे वाचन प्रणाली है ना। अर्थबोध विधि का दूसरा नाम क्या है? शुष्क। ये बताओ, उद्बोधन, ये अर्थबोध विधि के अंदर क्या है? पढ़ाने के साथ साथ कठिन शब्दों का क्या अर्थ बताना। ये तो कौन सी है? सॉरी, अर्थबोध। उद्बोधन विधि को याद करने के लिए मैंने एक शब्द बताया, कौन सा बताया? आदर्श वाचन। अब आदर्श वाचन जैसे नाम याद आया तो अपने को याद रखना कि एक क्लियर हो गई है बात कि उसमें क्या होगा। इसमें शिक्षक उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करते हुए शुद्ध उच्चारण सहित विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए वाचन करता है तथा अंत में स्पष्टीकरण विधि द्वारा कठिन निवारण। अभी कहोगे सर स्पष्टीकरण विधि कहां से आई? ये इसमें से निकली है। अच्छा, मैंने यहां एक प्रश्न दिया है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। अच्छा, प्रत्यक्ष पदार्थ आया, कहानी आ गया, अभिनय आ गया, कौन सा नहीं है? अनुवाद। अनुवाद विधि है ना, ये प्रवचन विधि का उपभेद है। कौन सी विधि का? प्रवचन, जो इसका तीसरी है। अब मैंने कहा उद्बोधन विधि के उपभेद होते हैं, बताओ कौन कौन से? प्रत्यक्ष पदार्थ, फिर क्या? प्रतिकृति द्वारा, फिर चित्र, फिर रेखा चित्र, फिर मानचित्र, फिर कहानी, अभिनय, संकेत और क्या? श्रव्य दृश्य। इसके भी 4 पॉइंट हो गए। एक तो किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में क्या? संधि। एक बात बताओ, संधि के द्वारा आप कठिन शब्दों का अर्थ बता सकते हो नहीं? कोई शब्द है उसके टुकड़े कर दो, ठीक है। अब कल आपको मैं बताऊं, बीएसटीसी का एक पेपर हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कक्षा 5 लेवल का प्रश्न आए, मैं सॉल्यूशन करवा रहा था, मेरे को शर्म आ रही थी। बीएसटीसी के पेपर को सॉल्यूशन कराते हुए मेरे को शर्म आ रही थी। इतना इजी पेपर कोई कक्षा 5 के लेवल का दे दिया, लेकिन जीक के अब भी आड़, ये जीक के तुम्हें मार के छोड़ेगी। मैं पूछ रहा था, सॉल्यूशन करवा रहा था, तब जैसे पेपर आया, लगा दो भाई। बोलो 6.5 की स्ट्रीम लगा रखी है। अरे मैं बोला 6.5 की क्यों भाई? अब बोलो सर प्रश्न तो देखें। अरे प्रश्न देख रखे हैं, ठीक है भाई। अब उसमें वो प्रश्न देख रहे तो बोले यार ये जीके तो इसमें भी कठिनाई है। तो तुम्हारी जीके ऐसा क्या हो गया, इस दुनिया से बाहर आने लगी कि जीके? अच्छा, उसमें एक शब्द आया, बच्चा, छोटा बच्चा है ना, वो समझ कम पाएगा। उसमें शब्द आया अत्युत्साह। अब देखो बच्चे के तो दिमाग में ये आएगा यार ये क्या है। अब इसका टुकड़ा करके दे दो बच्चे को, विच्छेद कर दो, अति प्लस उत्साह। अति का मतलब अत्यधिक, जिसमें अत्यधिक उत्साह है वो क्या कहलाता है? अति उत्साह। बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि हाँ क्या है। किसके द्वारा समझाया तुमने? संधि। इसी प्रकार से किसके द्वारा?
उपसर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्यय के द्वारा, इसी प्रकार से समास और संज्ञा पद, कोई संज्ञा है या फिर कारक पद के आधार पर समझा सकते हो आप बच्चों को। ठीक है, और एक तुलना के आधार पर बताओ क्या क्या आ रहा है, समानार्थी शब्द या क्या विलोम शब्द। अगर कोई, जैसे कि मैंने कह दिया अर्पण, क्या अर्पण, अब अर्पण क्या होता है? अरे अर्पण मतलब अर्पित, तो उस, अब बच्चा समझ में नहीं पा रहा सर अर्पण क्या है, तो बच्चे को बता दो कि बेटा इसका विलोम क्या होता है, ग्रहण। अब बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है, ग्रहण। ग्रहण तो लेना और अर्पण क्या, देना, हो गया, समझ जाएगा वो। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई पिनाक है, शब्द आ गया पिनाक, अब बच्चे को कह दिया सब पिनाक, ये कहेगा पिनाक क्या होता है, तो बेटा ये किसका पर्यायवाची है, धनुष का। किससे समझ जाएगा, अब धनुष तो जानता है, समानार्थी। और एक वाक्य प्रयोग हो गया, तो वाक्य प्रयोग के अंदर देखो क्या कहता है, कठिन वाक्यों का किसमें, सरल वाक्यों में प्रयोग करके, और एक अंतः कथा या क्या प्रसंग, कोई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें कथा जुड़ी हुई होती है या किसी प्रसंग से आधारित होता है, तो ये उद्बोधन विधि है और ये क्या स्पष्टीकरण है, इनके उपभेद हो गए। अच्छा, इसमें हमने दो पढ़ ली हैं, अर्थबोध विधि और उद्बोधन विधि। अगर आप लोग बात करते हो, एक तीसरी विधि है प्रवचन विधि। कौन सी विधि है इसकी, प्रवचन, प्रवचन विधि। इसका एक और नाम है, तीसरी विधि है गद्य शिक्षण की तीसरी है प्रवचन विधि, इसका एक और नाम है इसका कथन प्रणाली, कथन प्रणाली। ये ज्यादा तो संस्कृत में चलती है, और इस तरीके से कभी भी जिंदगी मत पढ़ाना। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुना दूं क्या है, कहानी सुना देता हूं। देखो, एक बुढ़िया थी, बुढ़ी है, और तुम तो अभी से, ये लड़कियां तो अब भी कहने लग गई हम तो बूढ़े हो गए। कौन कौन कहता है तुम में से, नहीं? अच्छा, एक बूढ़ी थी, वो अपने बूढ़े को पता क्या बोली कि मेरे को ना कोई कई प्रवचन चल रहे थे, ये बाबा वगैरह नहीं देते, सुनाते रहते कथा वथा है, तो कई प्रवचन चल रहे थे, तो बोली मेरे को प्रवचन चल रहे हैं वहां, मेरे को सुना के ला। बूढ़े ने बोला रहने दे, क्या करेगी, बोल नहीं चल, ठीक है, चल दिया। तो जनता ऐसे बैठी उसके सामने, वो आगे कुछ बोल रहा, बुढ़िया क्या काम किया कि बूढ़ा तो पीछे बैठ गया, वो आई जनता में से बीच के आके सबसे आगे आगे आके बैठ गई बाबा के पास जो प्रवचन सुना रहा था। अच्छा, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद में पता क्या किया, बुढ़िया रोने लग गई। तो वो बाबा जो प्रवचन सुना रहा था, उसने पता क्या बोला, देखो मेरे वचनों में कितना प्रभाव है कि ये दादी माँ है ना, भाव विभोर होकर रोने लग गई। अब दादी माँ रोते रोते बोली ना, तो बोल मेरे वचनों से नहीं रोई तो क्यों, कोई तकलीफ है, बोल नहीं, तो रोई क्यों? तब बूढ़ी ने पता क्या बोला, कल रात मेरे घर के बाहर एक बकरा पूरी रात चिल्लाता रहा, बोलता रहा, और सुबह उठकर जब मैंने देखा तो बकरा मरा मिला। तो बोल बकरा मर गया तब रो रही है? बोल नहीं, रात को मैं बकरे की बात समझ नहीं पाई कि कहना क्या चाह रहा है, और 2 घंटे मेरे को यहां बैठे हुए हो, आप क्या कहना चाह रहे हो ये भी मुझे नहीं पता। रात को बकरा मरा था, अब तू मरेगा। बोले मैं तो इसलिए रो रही हूं तू मरेगा अब, क्योंकि सुबह उसको बकरा मरा मिला था। और यही विधि बताओ कौन सी विधि होती है, प्रवचन। कौन सी विधि होती है, प्रवचन। एक शिक्षक आकर एक प्रवचन सा देता है, बच्चे सुनते आधे नहीं सुनते, अरे जाने दो इसको, भाड़ में जाने दो है? लेकिन ये विधि है ना, इसके भेद होते हैं, उपभेद के कितने होते हैं इसके, 4। पहला बताओ कौन सा, अनुवाद विधि। कौन सी होती है, अनुवाद। दूसरा बताओ कोश विधि। तीसरी होती है इसमें टीका विधि। टीका विधि, इसका एक और नाम है भाष्य विधि। टीका विधि या क्या, भाष्य विधि। और नंबर 4 है परिभाषा विधि। कौन सी विधि, परिभाषा।
संस्कृत के अंदर तो व्याकरण शिक्षण की परिभाषा विधि भी है एक, ठीक है, ये तो परिभाषा हमने यहां लिख दी है। अब बताओ पहली विधि कौन सी आ गई इसकी, अनुवाद, दूसरी कोश, तीसरी टीका, चौथी कौन सी है, परिभाषा। अब हमने जो प्रश्न लिखा था, जो रीट के अंदर जो आया था वो ये था, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो यहां पर ये हमने तो देख लिया है, प्रत्यक्ष पदार्थ, कहानी, अभिनय तो उद्बोधन में आते हैं, लेकिन अनुवाद बताओ किसका है, प्रवचन का। किसका है ये, प्रवचन का। तो अनुवाद प्रवचन का हो गया। अब ये देखो, पहली बात तो ज्यादा इसके अंदर मैं हल्की सी बात बताता हूं क्योंकि संस्कृत में चलती है, ज्यादा हमसे इस उपभेद में से नहीं पूछेगा। इसमें अनुवाद में तो शिक्षक है ना बोर्ड पर एक एक शब्द लिखता है और उसका क्या करता जाता है, अनुवाद, ठीक है। अच्छा, कोश विधि, कोश का अर्थ क्या होता है तुम्हें पता है, भंडार। क्या अर्थ होता है, भंडार, शब्दों का भंडार है इसमें। एक शब्द का किसी भी कोश ग्रंथ में देखकर उसके अनेक अर्थ बताता हुआ चला जाता है, तो वह क्या कहलाता है, कोश विधि। टीका विधि जानते, टीका, टीका किसे कहते हैं, टीका क्या होती है, जैसे रामचरितमानस पर टीका लिखी है, सतसई पर, बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई है, मतलब बड़ी जो रचना है उसका क्या बना देते हैं, छोटा रूप, वो क्या कहलाती है, टीका। अब उस छोटे रूप में, अब एक बात बताओ, कोई मान लो कक्षा 5 है, कक्षा 7 है, उसमें महाभारत लगा दें, है? गीता ही लगा दें, मान लो रामायण की पुस्तक लगा दें, तो एक बात बताओ कितना दिन पढ़ाओगे भाई, आधे घंटे की तो क्लास होती है, ज्यादा ज्यादा 6-7 महीने स्कूल लगती है, पेपर वेपर आ जाते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, रामायण पूरी हो जाएगी पूरी साल, नहीं होगी। तो उसका क्या, छोटा रूप, तो उस छोटे रूप को क्या कहते हैं, टीका। और उसी टीका में देख के पढ़ाना क्या कहलाती है, टीका विधि। परिभाषा तो जानते हो, किसी भी शब्द की क्या परिभाषा समझाना, ठीक है। तो ये विधि बताओ कौन सी हो जाती है, प्रवचन। प्रवचन तो चलती संस्कृत में है, कौन सी किस में चलती है, संस्कृत में, ठीक है। अब आप लोग अगली विधि बताओ कौन सी है, इसकी आदर्श विधि। कौन सी विधि है, आदर्श, आदर्श विधि है। मैं इसके सामने लिख रहा हूं, यह हर्बर्ट की पंचपदी पर आधारित है। यह हर्बर्ट की पंचपदी पर आधारित है। अच्छा, हर्बर्ट की पंचपदी जानते हो, हर्बर्ट एक है कि दो हैं, दो, कितने हैं, दो। एक हर्बर्ट स्पेंसर है, एक जेएफ हर्बर्ट है। जो विधि जो चलती है वो जेएफ हर्बर्ट की है, लेकिन उसके 5 जो सोपान जो दिए हैं वो किसने दिए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने। उसका शिष्य एक और है, जिलर, एक रेओन है, वो बाद में बात करेंगे हर्बर्ट की, लेकिन अभी सबसे पहले हर्बर्ट की पंचपदी है। अच्छा ये बताओ, बताइए मुझे, पाठ योजना, पाठ योजना किसके मस्तिष्क की देन है, पाठ योजना किसके मस्तिष्क की देन है, पाठ योजना किसके मस्तिष्क की देन है, हाँ भाई, यूएसए का नहीं था, अरे पाठ योजना गैस्टाल्टवादियों के मस्तिष्क की देन है, और उसको अमूर्त रूप प्रदान किसने किया था, हर्बर्ट ने। पागलो, तुम पढ़ते तो हो नहीं रहे हैं? अच्छा, ये लेकिन इसको अमूर्त रूप प्रदान किसने किया था, हर्बर्ट ने, ठीक है। अच्छा, इसके जो 5 पद हैं, पाठ योजना बताओ किस पर आधारित है, हर्बर्ट की पंचपदी पर आधारित है। भाई पाठ योजना हर्बर्ट की पंचपदी पर आधारित है, ठीक है। और इकाई विधि किसने दी थी, मोरिसन ने। उसमें याद रख लेना, अभी
शायद अगर तुम सीटेट वगैरह का एग्जाम दो तो उसका एक प्रश्न आता है, इकाई योजना का चौथा पद कौन सा है? चौथा पद ऑप्शन दे देगा, मूल्यांकन है, गृह कार्य है, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है। तो आप लोग याद रखना गृह कार्य, चौथा पद उसका क्या है? गृह कार्य। ठीक है, बीच में दे दिया उसने। इसके 5 पद कौन कौन से हैं? एक तो है इसकी प्रस्तावना, दूसरा बोलो प्रस्तुतिकरण, तीसरा बताओ तुलना, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा बताओ अनुप्रयोग। पांचवा कौन सा है? अनुप्रयोग। पहला बताओ कौन सा है? प्रस्तावना। दूसरा कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। तीसरा कौन सा है? तुलना। चौथा सामान्यीकरण और पांचवा कौन सा है? अनुप्रयोग। प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो याद रखना प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित है। आधारित है। अच्छा, प्रस्तावना के जो प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन विधि की के 3 पार्ट है। ठीक है, वैसे तो 4 हो गए अब। तो उसमें से किस पर आधारित है? रेखीय पर है, साखीय पर है, मैथेटिक्स पर है या कंप्यूटरीकृत पे है? प्रस्तावना के प्रश्न कौन सी अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है? अभिक्रमित अनुदेशन की विधि किसने दी थी? स्किनर, है ना। लेकिन उससे पहले विचार तो दे दिया तो थॉर्नडाइक ने दे दिया था। और सुनो, वो सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि के ऊपर आधारित है, आदिजनक है, हैं? हाँ, सुकरात ने आदिजनक ना प्रश्नोत्तर विधि का। तो यहां यदि हम लोग देखो आपके सामने ये आ रहा है तो सुनो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है इसके प्रश्न। किस पर आधारित है? रेखीय। अच्छा, प्रस्तुतिकरण में बताओ क्या होगा? इसमें होता है आदर्श वाचन। इसमें बताओ क्या होगा? आदर्श वाचन। तो तुलना में क्या होगा? तुलना में क्या चीजें होती है? देखो मेरी बात सुनो, पूर्व ज्ञान तो था ही, अब आदर्श वाचन होगा तो बच्चे को नया ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नया ज्ञान मिलेगा। तो इसमें कहता है पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य तुलना। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य क्या की जाती है? इसमें तुलना की जाती है। सामान्यीकरण का दूसरा नाम बताओ? सिद्धांत निर्माण। क्या नाम है? सिद्धांत निर्माण। एक और नाम है पूर्वावलोकन। क्या नाम है? पूर्वावलोकन। एक बार आ गया पूर्वावलोकन, कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बच्चे तो देखते रह गए, पूर्वावलोकन तो पढ़ाया ही नहीं हमें। सामान्यीकरण का ही दूसरा नाम है। तो याद रखना सामान्यीकरण में इसमें क्या किया जाता है? बताओ, नियमों का निर्माण। क्या किया जाता है इसमें? नियमों का क्या किया जाता है? निर्माण। अनुप्रयोग में क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? गृह कार्य और ठीक है। अच्छा, ये एक तो देखो इसमें क्या होता है? गृह कार्य होता है, एक क्या होता है? बोध प्रश्न होता है, एक क्या होता है? पुनरावर्ती प्रश्न होता है। पूरी शिक्षण विधि पहले याद करवाऊंगा, गद्य की, पद्य की, कहानी, नाट्य फिर बाद में लिखवाऊंगा, पहले नहीं है। ये बताओ अनुप्रयोग में क्या क्या चीजें आ गई हैं? गृह कार्य है, बोध प्रश्न है, पुनरावर्ती है, मूल्यांकन इसी में आ जाता है। 5 इसके पद याद रख लेना। पहला बताओ कौन सा है? प्रस्तावना। दूसरा प्रस्तुतिकरण। तीसरा तुलना। चौथा सामान्यीकरण। और पांचवा कौन सा है? जे भरभट्ट ने तो 4 ही दिए थे,
जेएफ हर्बर्ट ने कितने दिए थे? 4। बाद में उसमें संशोधन करके हर्बर्ट, स्पेंसर और जिलर, इन्होंने कितने कर दिए थे? 5। और ये पंचपदी कहलाती है, हर्बर्ट की पंचपदी। अब देखिए यहां पर गद्य शिक्षण, देखो हमने सारी की सारी विधियां तो लिख ली थी, ठीक है, पूरी विधियां लिख ली। पहले हमने विधि गद्य शिक्षण की चारों की चारों विधि पढ़ ली है। अब देखो मैंने उसको दोबारा से नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मुझे बताओ अर्थबोध विधि क्या होती है। पाठ को पढ़ाने के साथ साथ कठिन शब्दों का क्या बताना? अर्थ। इसको एक शब्द से समझाया तो उद्बोधन विधि को कौन सा? आदर्श वाचन। इसमें शिक्षक उचित आरोह अवरोह के साथ शुद्ध उच्चारण सहित फिर क्या विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए इस पर और करते हुए वाचन करता है, और अंत में स्पष्टीकरण विधि द्वारा क्या करता है? काठिन्य निवारण। तो इसके उपभेद जानते हो? पहला बताओ क्या? प्रत्यक्ष पदार्थ, फिर मॉडल। अरे सीधी सी बात है, ऐसे याद रखना, प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है तो उसका क्या लाओ? मॉडल। वो भी नहीं है तो चित्र, फिर वो भी नहीं है तो रेखा चित्र, फिर क्या? मानचित्र। फिर आ गया कहानी, आ गया अभिनय, आ गया संकेत, आ गया, और फिर श्रव्य दृश्य सामग्री। एक तो ये हो गया। इसमें जो स्पष्टीकरण जो विधि थी उसके पहला बताओ किसके आधार पर था? व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में क्या क्या चीजें थी? संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा और क्या? कारक पद। अरे बरखा मैं तो भूल गया तेरे को बताना ही। मेरा आवाज सुन के आ गई, मैं तेरे पास फोन करना भूल गया। हाँ हाँ, लिखवाया नहीं है, थोड़ा सा लिखवाया है कल से सुबह, है ना, 7:30। अच्छा, स्पष्टीकरण विधि के में पहले व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया है। दूसरा बताओ किसके क्या था? तुलना के आधार पर। दो चीजें बताई थी उसमें, समानार्थी और कौन सा? विलोम। फिर वाक्य प्रयोग था जिसमें क्या था? कठिन शब्दों का क्या? कठिन, अरे कठिन वाक्यों का सरल वाक्यों में प्रयोग करके, और फिर लास्ट में अंत कथा और क्या थी? प्रसंग। ठीक है। प्रवचन विधि के अंदर मैंने बता दिया था, देखो यहां पर ये हमारी उद्बोधन विधि थी, इसके उपभेद ये लिख दिए मैंने। और प्रवचन विधि के अंदर बताओ इसके उपभेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? अनुवाद, कोश, टीका और क्या? परिभाषा। ठीक है। टीका का एक नाम और क्या है? भाष्य विधि। और यदि हम लोग बात करें आदर्श विधि है, यह हर्बर्ट की पंचपदी पर आधारित है। पहला बताओ कौन सा है? प्रस्तावना। दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। तीसरा तुलना। और चौथा कौन सा है? सामान्यकरण। और पांचवा कौन सा है? अनुप्रयोग। हर्बर्टीय विधि आती है अलग से, ठीक है। और अब मैं इनको, इसकी एक काम करूं, याद करने के लिए इसकी फोटो तो ले लो, लिखवाऊंगा इसको, कल नहीं परसों लिखवाऊंगा। कल फिर से समझाएंगे ना वो क्या? हाँ, पद्य शिक्षण की विधियां समझा दूंगा, फिर नाट्य की, फिर कहानी की। हाँ, फर्स्ट ईयर। बस इससे पहले तो वो भाषा की विशेषताएं वगैरह वो बताई हैं, वो बाद में बता देंगे। ना ना ना, लिखना मत, क्योंकि मैं इसके गद्य के उद्देश्य वगैरह है ना वो पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं अपने आप करवा दूंगा नोट। तो देख, एक तो ये तो लिख लेना है, और एक ये लिखना, फिल्टर वगैरह लगा लो। हाँ, लाइट का फोक्स आ रहा है, ये वाला भी लिखना है। ये तो लिख लिया तुम लोगों ने तो, और यहां तक तो लिखना है आप लोगों को, लिख लाना इतना तो। अरे ऑनलाइन वालों, तुम स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यूट्यूब पे चल रही क्लास तो उसमें तो आएगा। अच्छा, एक इसकी फोटो ले लो, इसको पढ़ के आना है, सुनूंगा कल। और सेकंड ग्रेड का पिछला जो पेपर हुआ था ना, सभी के सभी देख लेना, नहीं तो मैं यहां पर उसके क्वेश्चन 20 जो आए थे वो लगा दूंगा, ठीक है। एक ये सारे उपभेद याद होने चाहिए।
अब ये लो। हो गया। पीछे ये 1 मिनट, वो बाद में कर। ये लीजिए। हाँ भाई, अब ऑनलाइन वालों से बात करते हैं। अरे तुम भी लिख लिया करो भाई। हाँ तो मैंने इनका, हाँ चांदनी ने तो प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण ये कर दिया। कल भी इसी टाइम क्लास होगी क्या? हाँ कल भी इसी समय क्लास होगी भाई। कल का एक बार तुम लोग देख लेना, थंबनेल मैं लगा दूंगा। 7:30 बजे होगी। पूछ रहे हैं ये कि कल भी इसी टाइम क्लास होगी क्या? ठीक है भाई। हाँ अब बता राजकुमारी, कहाँ कौन सी फोटो ली? फर्स्ट में तो लिख लिया ना तूने? हाँ है। हाँ बाद में भी आ जाएगी, मैं इसको वो कर दूंगा। कौन सा नहीं? कौन सा बता बता। हिंदी की विधाएं, ये तो पहला ही पहला है। ये ये लिख तो लिखवा दिया मैंने। तूने लिखा ही नहीं? हाँ क्या? इसका वीडियो देख ली है? हाँ यूट्यूब पे आ रही। अपने मिस्टिक कोचिंग के नाम से। हाँ